हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। मैं डी शर्मा इंग्लिश फैकल्टी आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस समझाने जा रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहले आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड होगा। और आप लोगों को बताएं कि स्पॉटिंग एरर को लेकर के काफ़ी लोग परेशान भी होते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, क्या क्या होता है उसके ट्रिक्स। कोई ट्रिक्स नहीं होता है एक्चुअल में। जब भी किसी स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है तो उसके लिए दो बातें आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। एक, सेंटेंस का पूरा सेंस आपको समझना होता है, और दूसरा आपका रूल्स होता है। रूल्स के आधार पे और सेंस के आधार पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। और आप लोगों को बता दें, क्वेश्चंस को अगर और भी ट्रिकी मेथड से आप समझें, देखें, तो उसमें एक पार्ट होता है रीड का। रीड में क्या मतलब है इस रीड का? जब भी स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसी मेथड पे सॉल्व करते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, अलग अलग सबका एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंसेस के आधार पे लोग बताते भी हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस रीड के आधार पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं और उनका सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। जहाँ पे रीड में आर स्टैंड्स फॉर रिमूव, यहाँ पे आपके जो शब्द होंगे वह हटाए जाएंगे, अननेसेसरी शब्द होंगे, उनके रखने से कोई भी सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक अनावश्यक शब्द होते हैं, है ना। या हो सकता है कि उस शब्द का जो अर्थ होता है, सेंस होता है, उसी के अनुसार अगला सेंस देने वाला कोई शब्द उसमें मौजूद हो तो उनको हटा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे ले लूँ, जैसे मैंने लिखा शी रिटर्न बैक होम एट 4 o'clock। एक मैंने सेंटेंस से लिख लिया, शी रिटर्न बैक होम एट 4 o'clock। अब इसको हमने ऑप्शन वाइज डिवाइड कर दिया, जो स्पॉटिंग एरर का एक या कॉमन एरर का एक पैटर्न जो बनता है। इसमें हमने ए ऑप्शन बना लिया, फिर बी ऑप्शन बना लिया। ए ऑप्शन ये हो गया, बी ऑप्शन ये हो गया, सी ऑप्शन ये हो गया, लास्ट में नो एरर डी का ऑप्शन बन गया, नो एरर डी का। अब आप देखिए इस रिमूव मेथड पे ये सेंटेंस बना हुआ है। रिमूव का है क्या मतलब? ये है कि अनावश्यक शब्दों को आप हटा दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस के अनुसार, सेंस के अनुसार, रूल्स के अनुसार, किसी भी अनुसार अनावश्यक उस शब्द है। अब आप लोगों के अनुसार यदि हम लोग बात करें तो क्या सोल्यूशन दे सकते हैं आप? ए, बी, सी और डी। थोड़ी देर के लिए सोचिए आप, मुझे उम्मीद है आंसर मिल गया होगा। रिटर्न शब्द में वापस लौटने का अर्थ होता है, तो जब वापस लौटने का भाव रिटर्न शब्द में ही है तो फिर बैक शब्द हम क्यों लगा रहे हैं? बैक और रिटर्न दोनों इक्विवेलेंट शब्द होते हैं। अगर वर्ब के फॉर्म में देखें तो रिटर्न इज इक्वल टू बैक होता है, इसका ये पूरा वर्ड होता है। जो रिटर्न का मीनिंग है वो बैक का मीनिंग है, तो रिटर्न और बैक एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। इस तरह के अनावश्यक शब्दों को सुपरफ्लुअस शब्द बोला जाता है, अननेसेसरी वर्ड बोला जाता है। तो ऐसे में हम इनको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, और रिमूव करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और वो आंसर कौन बनेगा? बी। इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बना लिया। ये मेथड कौन सा था? रिमूव का, RID। ये 3 लेटर मैंने लिया है और इन तीनों लेटर पे ये बेस्ट है। तो जब भी किसी कॉमन एरर या स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये मेथड हम लोग कहीं ना कहीं अपनाते हैं। इसी मेथड पे पूरा क्वेश्चन हम लोग का बना होता है, और उसका जो टिप्स एंड ट्रिक्स होता है वो सेंस और रूल्स पर आधारित होता है, उसी के अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है उसको देखा जाए। नेक्स्ट में आपका होता है आई का मतलब होता है, IG स्टैंड्स फॉर इंसर्ट। उसमें कोई शब्द की कमी होती है। जो सेंटेंस हम लोग पाते हैं, क्वेश्चन जो पाते हैं कॉमन एरर का या स्पॉटिंग एरर का, उसमें किसी शब्द की लैकिंग होती है, तो उस शब्द को हम लोग वहाँ रख देते हैं, बाहर से ला करके रख देते हैं, इससे सेंटेंस इंप्रूव हो जाता है। इंसर्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान देना होता है। तो अब जैसे इस पर हम लोगों ने
उदाहरण लिया और उसके अनुसार काम किया। जैसे हमने लिख लिया द पेन हैज बॉट फॉर मी फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन के अनुसार हमको ऑप्शन भी बनाना है। ऑप्शन बनाना मैंने शुरू किया। ये आपके 3 ऑप्शन बन गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और लास्ट एरर है नो एरर डी। ये 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प बन गए। द पेन हैज बॉट फॉर मी फ्रॉम द मार्केट, बाजार से मेरे लिए कलम खरीदी गई है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन बना हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, रूल्स के आधार पे या सेंस के आधार पे डिसीजन लेंगे कि क्या ऐसा कमी आ रही है, कौन से ऐसे शब्द की कमी आ रही है जिसको हम लोग उसमें रखेंगे तो जाके वो पूरा हो जाएगा। उस शब्द की कमी को हमें ढूंढना होगा और सेंटेंस को समझना होगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। द पेन हैज बॉट, अब इसका पूरा अर्थ है कलम खरीद लिया है, कलम खरीद लिया है। अब थोड़ा सोचिएगा आप लोग, कलम खुद को खरीद लिया है या कलम को किसी और ने खरीदा है? तो यहां पे उत्तर मिलेगा कि कलम को किसी और ने खरीदा है, कलम खुद को नहीं खरीदा है। अर्थात ये जो बॉट एक्शन है इसका पूरा एप्लीकेशन इस पेन के ऊपर है। और जब भी मेन एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर होता है तो पोजीशन पैसिव वॉइस की होती है। ये पूरी पोजीशन क्या होगी? पैसिव वॉइस की। कभी भी आप ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में कर्ता के लिए कार्य किया जाता है, सब्जेक्ट के लिए पूरा एक्शन अप्लाई होता है, न कि सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म करता है पैसिव वॉइस में। और इस पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बी के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लिखते हैं, जहां बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी और बिन। इन बी के साथ में, यानी ये जो पूरा फॉर्म शब्दों का एक कलेक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पूरा बी ग्रुप की वर्ब है, बी समूह की क्रियाएं हैं। और इनके साथ में हम मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो जाके पैसिव बनेगा। आपने क्वेश्चन में देखा कि पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, बट कहीं भी इस बी फॉर्म की, बी ग्रुप की कोई क्रियाएं दिख नहीं रही हैं। हैज है, हैज के बाद बॉट लिखा हुआ है, बॉट यहाँ पे थर्ड फॉर्म में है, बट बी फॉर्म की कोई वर्ब नहीं है। और हम सबको पता है हैज, हैव, हैड के साथ में बिन होना चाहिए, तब जाकर के पैसिव बनेगा, नहीं तो पैसिव नहीं बनेगा। बिन की लाइकिंग यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है, और वो बिन की लाइकिंग से ही पूरा ये सेंटेंस क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। अतः गलत आंसर हम बनाएंगे तो कहाँ बनेगा? ए में। और यहाँ पे हम यदि बिन लिख दें तो ये जाकर के क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया? बिन को इंसर्ट किया इस क्वेश्चन में और जाकर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट हुआ। तो ये इंसर्ट मेथड पे आने वाला, सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, और इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे तो जाके समझ में आ जाएगा। एक शॉर्ट कह लीजिए ट्रिक है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या हम अपने कॉन्सेप्ट को कहाँ पे कैसे टू द पॉइंट बनाए रखें, उस पर अडेयर रहें। उन चीज़ों को जानने के लिए हम लोग रीड शब्द को लाते हैं, जो इसके पहले मैंने दिखाया था। आप लोग यदि ध्यान ना हो तो मैं फिर से एक बार इसको दिखाऊंगा। यहाँ पे रीड शब्द को मैंने लाया था। रीड में पहला क्या था आपका? आर स्टैंड्स फॉर रिमूव और आई स्टैंड्स फॉर इंसर्ट। ये है इंसर्ट का। अब इसको हम लोग ऊपर ले चलते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपके इंसर्ट मेथड पे अप्लाई क्वेश्चन था और उसी के अनुसार हमने इसको सॉल्व किया। इसमें शब्द की कमी थी, उस शब्द बिन था, अब बिन को रखा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर मिला ए। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट होता है रीड के बाद डी। डी इज स्टैंड्स फॉर डिलीट एंड यूज। इस तरह से
हटाना है और यूज करना है। इसमें डिलीट शब्द में डी में आएगा। तो अब इसमें डी में डिलीट और यूज की बात आ गई। तो डिलीट में हम लोग क्या कौन सा क्वेश्चन ले, जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिया, व्हेन आई एंटर द क्लास आई सॉ अ बेबी crawling on the ground। यहाँ पे क्लास नहीं होगा, ये क्लास शब्द को मैं हटा के मैं यहाँ पे रूम लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब इसको हम सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं। तो ये पहला ए सेक्शन बनता है, ये आपका बी सेक्शन बनता है और ये आपका सी सेक्शन बनता है। लास्ट में नो एरर डी होता है। डिलीट एंड यूज मेथड पर आधारित ये क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा आप लोग बताएं। व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई सॉ बेबी क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को देना है। थोड़ा सा सोचना होगा क्योंकि यहाँ पे डिलीट भी करना है और यूज भी करना है, शब्द को लाना भी है हटाना भी है, दोनों काम करना है। और इसी मेथड पे क्वेश्चन बना हुआ है। अब आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे तो निश्चित रूप से इसका सलूशन मिल जाएगा। बट फैक्ट क्या है अब तो ये आप लोग भी देखें, मैं तो बताऊंगा ही। चलिए मैं बता रहा हूं। व्हेन आई एंटर द रूम, एंटर्ड है यहाँ पे, ये पास्ट टेंस, एंटर्ड द रूम, कमरे में प्रवेश किया। मैंने देखा एक बच्चे को रेंगते हुए, कहाँ पर, ग्राउंड पे। आपको बताएं यहाँ पे ग्राउंड का जो अर्थ होता है इसका मतलब होता है वाइड एंड ओपन एरिया। वाइड एंड ओपन एरिया, खुला और विस्तृत क्षेत्र होता है, ग्राउंड का मतलब होता है। और जब बात आ रही है कमरे की तो कमरे में खुला और विस्तृत क्षेत्र नहीं होता, कमरे में फर्श होता है। कमरे में क्या होता है, फर्श होता है। तो हम ग्राउंड पे कहाँ से देख पाएंगे, वहाँ पे हम फर्श पे देखेंगे कि कमरे के फर्श पर बच्चा रेंग रहा था। तो फिर ये ग्राउंड शब्द क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्लोर होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। ये ग्राउंड रिप्लेस होगा, हटाया जाएगा किससे, फ्लोर से, और ये तब जाकर के शुद्ध होगा। और इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी। बच्चा कहाँ रेंग रहा था, फर्श पर। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं इसी तरह के और उनके सॉल्यूशन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन मैं इसी बोर्ड पे रख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, being a pleasant morning, we decided to go out। ये हम लोगों का क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन ये डी नो एरर पार्ट का, ये आपका ए सेक्शन हो गया है, ये आपका बी सेक्शन हो गया है, ये आपका सी सेक्शन हो गया। इसमें इंसर्ट मेथड पे हम लोगों को काम करना है। शब्द उसमें है नहीं, शब्द हमको ला के रखना है। कौन सा शब्द होगा उसको चुन करके लाइए। बीइंग अ प्लीजेंट मॉर्निंग वी डिसाइडेड टू गो आउट, है ना। इसको देखिए और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा। आप लोगों का भी कुछ सॉल्यूशन मिलना चाहिए। देखिए आप लोगों को बताएं, हम लोग 10+2 में जब थे तो 10+2 में एक हम लोगों को चैप्टर पढ़ाया जाता था सिंथेसिस में, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का इसका मतलब होता था वास्तविक कर्ता।
वास्तविककर्ता। अब वास्तविककर्ता की पहचान करना होता था और उसके अनुसार उस सब्जेक्ट को लिखना होता था। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है हमारे क्वेश्चन का, ये पूरा एक क्लॉज है, मॉर्निंग तक एक पूरा क्लॉज है। ठीक है, ये क्लॉज का आपका वर्ब बीइंग है और इसका सब्जेक्ट गायब है, नहीं दिया गया है। लेकिन दूसरी क्लॉज में देखिए यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब दिया गया है। ठीक है, तो दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट होगा। सेंटेंस के अनुसार हम लोग निर्णय ले रहे हैं, मैं अपने तरफ से नहीं बोल सकता, सेंटेंस के अनुसार डिसीजन हो रहा है कि दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ प्लेजेंट मॉर्निंग की बात की जा रही है, वेदर से रिलेटेड घटना है, और यहाँ पे वी डिसाइडेड यानी कि वी की बात हो रही है, तो दोनों घटनाएं अलग अलग है, तो अलग अलग सब्जेक्ट होगा। और वेदर से रिलेटेड जो भी सेंटेंस लिखा जाता है उसका वास्तविक सब्जेक्ट इट होता है, और जब तक इट हम लिखेंगे नहीं तब तक ये शुद्ध होगा नहीं। अतः इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, क्योंकि वहाँ पे इट गायब है, इट लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसका सही सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखूं, देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने इसी को लिखा बीइंग एन इंजीनियर ही बिल्ट अ न्यू ब्रिज इन हिज विलेज। अब यहाँ पे हमने लिख दिया दोनों क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीइंग एन इंजीनियर हो गया, फिर यहाँ पे बिल्ट, फिर ये पूरा आपका, तो ये ए सेक्शन हो गया, बी सेक्शन हो गया एंड सी सेक्शन हो गया, और इस पर ये बेस्ड क्वेश्चन आपका बन गया। अब इस पे देखिए दोनों क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पर ही बेस्ड है, बट दोनों क्वेश्चन लिखा है। वास्तविककर्ता की पहचान करना, वास्तविककर्ता को रखना, उसी पर आधारित है। बीइंग एन इंजीनियर ही बिल्ट अ न्यू ब्रिज इन हिज विलेज। इंजीनियर कौन बन रहा है? जो बच्चा इंजीनियर बन रहा है वही पुल बनाया होगा, ये फैक्ट हो गया। तो इनका सब्जेक्ट भी आपका वही व्यक्ति है जो यहाँ पे इनका सब्जेक्ट लिखा गया है। ठीक है, तो दोनों क्लॉज का सब्जेक्ट एक ही है, अतः इसमें नए सब्जेक्ट को लाने की जरूरत नहीं है, और आपका सेंटेंस पूरी तरह से शुद्ध है, गलत नहीं है, और इसका आंसर होगा नो एरर, डी। क्योंकि सब्जेक्ट्स अगर डिफरेंट होता तो निश्चित रूप से हम वास्तविक सब्जेक्ट को रखते, लेकिन डिफरेंट तो है नहीं, अतः हमको वहाँ पे वास्तविक सब्जेक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है, और वह सेंटेंस पूरी तरह से शुद्ध है, सही है। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा और इसी के अनुसार सॉल्यूशन बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम लेकर आते हैं और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं। मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखा है, एंड unreasonable behavior of his daughter was upset Mr. Gupta। ये आपका एक पार्ट बना, यहाँ से ए सेक्शन कर दिया, यहाँ से हमने बी सेक्शन कर दिया, इनको सी सेक्शन कर दिया। अब इनका सॉल्यूशन क्या होगा आप लोग बताएं। एन अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वॉज अपसेट मिस्टर गुप्ता। यहाँ पे डिलीट, रिमूव मेथड का यूज करना है, रिमूव करना है, डिलीट मेथड नहीं है, रिमूव मेथड है, और उसके अनुसार हमको हटाना है। क्या सटीक वर्ड होगा जो हम हटा दें ताकि सेंटेंस हमारा शुद्ध हो जाए। अब आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा यहाँ पे भी, और आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, ये वॉइस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये देखना है कि एक्टिव है या पैसिव है, कुछ होगा, उसी के अनुसार डिसीजन लेना है। तो थोड़ा सा आप लोग बताएं क्या होगा। एन अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वॉज अपसेट मिस्टर गुप्ता।
चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग को एक बात बताएं, अगर एक्टिव सेंटेंस है कोई भी एक्टिव सेंटेंस, तो उसमें सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन पैसिव है तो पैसिव में उनका सब्जेक्ट के लिए काम होता है, और जब सब्जेक्ट के लिए होता है तो फिर यहाँ पे बी प्लस थर्ड फॉर्म दी जाती है। ठीक है, बी प्लस थर्ड फॉर्म दी जाती है। बी का मतलब मैंने अभी इसके पहले बताया था कि बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर होता है। अब आप देखिए वर्ब के स्ट्रक्चर को उसके अनुसार निर्णय लीजिए। यहाँ पे वर्ब में बी लिखा हुआ है, वॉज, ऑब्जेक्ट का तीनों रूप ऑब्जेक्ट ही होता है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म भी है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये पैसिव वॉइस है। लेकिन क्या सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस है? ऑब्जेक्ट किसको किया गया है? अगर हम बी को लेकर के चलें तो ऑब्जेक्ट कौन हो रहा है? ये अनरीजनेबल बिहेवियर ऑब्जेक्ट हो रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है। अनरीजनेबल बिहेवियर ऑब्जेक्ट कर रहा है मिस्टर गुप्ता को। यहां पे आप ध्यान दें तो इसमें लिखा जा रहा है कि उनकी बेटी का अनरीजनेबल बिहेवियर जो है वह मिस्टर गुप्ता को अपसेट कर रहा है। यानी कि पूरा एक्शन ये अप्लाई हो रहा है इस मिस्टर गुप्ता के ऊपर। और जब कोई एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई ना हो, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है तो एक्टिव होता है, और एक्टिव होगा तो फिर उसमें से वॉज की आवश्यकता समाप्त हो गई, यानी बी फॉर्म नहीं आएगा। यहां से बी को हमें हटाना पड़ेगा तो जाके ये शुद्ध होगा, और इसका आंसर बनेगा बी। तभी जाकर ये क्लियर होगा, और ये बनेगा अपसेट मिस्टर गुप्ता हिज डॉटर एन अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर अपसेट मिस्टर गुप्ता, तो जाके ये शुद्ध होगा। तो ये चीजें हम लोगों को समझनी है, इसी के अनुसार सोल्यूशन बनाना है, तब जाकर के होगा, नहीं तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो मेथड्स का थोड़ा ख्याल करना जरूरी है। उसमें मैंने दो फंक्शन भी बताया था, एक सेंस है और एक रूल्स है। सेंस और रूल्स यानी पहले हम पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके सेंस को समझते हैं, फिर रूल की एप्लीकेशन को समझते हैं, और उसके बाद गलती तो मिल ही जाती है तुरंत ही, देर नहीं लगती। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे, जिसमें मैंने लिखा है व्हेन फादर कम्स होम ही ब्रॉट सम स्वीट फॉर मी। अब यहाँ पे नो एरर का पार्ट हो गया। वेन फादर कम्स होम ये ए सेक्शन बन गया, इसके बाद ब्रॉट बी सेक्शन, और लास्ट है सम स्वीट फॉर मी सी सेक्शन। ये 3 सेक्शन बना है। अब इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन क्या होगा आप लोग देखें और उसको बताएं, उसके अनुसार समझाएं। सेंस और रूल्स पर आधारित प्रश्न, जिसको हम लोग देखकर समझ करके काम करेंगे। इसका हिंदी मीनिंग हम लोग निकालें। वेन फादर कम्स होम, जब पिताजी घर आते हैं, कम्स लिखा है तो आते हैं। ही ब्रॉट, वो लाते थे कुछ मिठाई मेरे लिए। आते हैं और लाते थे, देखिए कंट्रास्ट पोजीशन आ गई यहाँ पर। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये भी प्रेजेंट होना चाहिए ताकि सेंस सही हो जाए। आते हैं लाते हैं ये उचित है, न कि आते हैं लाते थे। तो जब दोनों के सेंस को हम सुधार रहे हैं तो दोनों के सेंस को सुधारने के लिए इसी टेंस के अनुसार यहाँ भी टेंस हम बनाएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। तो यहाँ पे हम इनको हटा करके क्या करेंगे, ब्रिंग्स लिखेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे, और इसका करेक्ट आंसर बनेगा बी। तब जाकर के ये शुद्ध होगा, नहीं तो ये शुद्ध नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को मिलेंगे और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। इसी पर आधारित आपको अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। शी वॉज टोल्ड मी दैट हरी वुड गो टू प्ले देयर। अब आप लोगों को मैंने पूरी बात बता दिया है। अब इसके अनुसार
अपना ओपिनियन बताना है, सही गलत का निर्णय लेना है। ए, फिर मैंने यहाँ पे लिखा बी, फिर इसके बाद लिखा सी। अब आप लोग बताएं क्या है इसका करेक्ट सोल्यूशन, क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया, शी वॉज टोल्ड मी दैट हरी वुड गो टू प्ले देयर। क्योंकि आप लोग को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी इसका सही सोल्यूशन मिल पाएगा, अदरवाइज ये नहीं मिल पाएगा। देखिए मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि शी वॉज टोल्ड मी, तो जब ये वॉज आपका बी फॉर्म हो गया, ये टोल्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि टेल का फर्स्ट फॉर्म, ये टोल्ड का फर्स्ट फॉर्म टेल होता है और टेल का सेकंड और थर्ड फॉर्म टोल्ड होता है। तो सी वॉज टोल्ड मी लिखा है, जब ये बी के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पूरा एप्लीकेशन कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के ऊपर जाएगा। उसको बताया गया था, फिर यहाँ पे लिख रहा है मुझे। देखिए हिंदी में कितना, जब मीनिंग निकालना है तो कितना अटपटा सा मीनिंग आ रहा है। उसको बताया गया था मुझे कि हरी वुड गो टू प्ले देयर, हरी वहां खेलने जाएगा। ये गलत है, उसने मुझे बताया था होना चाहिए, उसको बताया गया था नहीं होगा, उसने मुझे बताया था ये होना चाहिए। तो ऐसे सेंस में हम अब देख रहे हैं कि जब सब्जेक्ट हमारा खुद एक्शन में है तो हम यहां से क्या करेंगे, इस बी को रिमूव कर देंगे, हमारा सेंस सही हो जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का एकदम एक तरह का मेथड है, वॉइस पर हम ले रहे हैं और टाइम एंड टेंस पे ले रहे हैं, सब एक ही तरह का मेथड है। और समझदारी के साथ कुछ चीज़ें हटानी, कुछ चीज़ें रखनी है और कुछ चीज़ें केवल सेंस के अनुसार सुधारनी है। अब जैसा हमारी पोजीशन है सेंटेंस की, क्वेश्चन की, उसी के अनुसार हम निर्णय लेते चले जाएंगे और उनको सुधारते चले जाएंगे। ठीक है, अब आइए लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं एक और डिस्प्ले पे, ताकि आप लोगों को उसको और बढ़िया ढंग से समझाया जाए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा ही इज वन ऑफ the best guides that have been selected for the team, फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, ऐसे लिख लीजिए। ऐसा हो गया। अब इसमें हमने यहाँ पे नो एरर का ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे ही इज वन ऑफ द बेस्ट गाइड्स लिख दिया, फिर दैट हैव बीन सेलेक्टेड कर दिया और फिर इधर ये फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम लिख दिया। ये आपका ए ऑप्शन हो गया, ये आपका बी ऑप्शन हो गया, ये आपका सी ऑप्शन हो गया। अब आपको बताना है सही गलती कहाँ पे है। सेंस, नियम, जो भी आपको उचित लगता हो उसके अनुसार देख लें और देखने के बाद बताएं। यहाँ पे लिखा है ही इज वन ऑफ द बेस्ट गाइड्स दैट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझना होगा। ये रीड मेथड पे हैं, हमें रिमूव करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट एंड यूज करना है, क्या करना है ये अपने हिसाब से इसको समझना और बताना है। अब इसको समझिए और बताएं क्या सही इसका आंसर होगा। पूरा सेंटेंस के पहले सेंस को पढ़िए, सेंस को समझने के बाद फिर डिसीजन लीजिए कि क्या होना चाहिए। लिख रहा है ही इज वन ऑफ द बेस्ट गाइड्स। गाइड का मतलब क्या होता है? पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक, प्लूरल फॉर्म पथ प्रदर्शकों। वह अच्छे पथ प्रदर्शकों में से एक है जो चुने गए हैं भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। ठीक है, पथ प्रदर्शकों को भारतीय क्रिकेट टीम में चुना जाता है, खिलाड़ियों को चुना जाता है। यहाँ पे पॉइंट है कि पथ प्रदर्शकों को चुना जाएगा, खिलाड़ियों को चुना जाएगा। तो खिलाड़ियों को चुना जाएगा, पथ प्रदर्शकों से कोई संबंध नहीं है खेल का। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इस गाइड शब्द को हटाएंगे
और यहाँ पे हम प्लेयर शब्द को लिखेंगे और ये जा करके आपका करेक्ट आंसर बताएगा जो होगा ए। सर्वाधिक अच्छे खिलाड़ियों में से एक है। जिन अच्छे खिलाड़ियों को भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चुना गया है उन अच्छे खिलाड़ियों में से वह एक है, ये कह रहा है पूरा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे अच्छे खिलाड़ियों को नहीं, अच्छे गाइड्स में से एक है। अब सोचिए गाइड्स को चुना जाता है क्रिकेट टीम के लिए कि खिलाड़ियों को चुना जाता है? तो ये सेंस के आधार पे है जो हम रिमूव मेथड को लेकर के चल रहे हैं। रिमूव मेथड से बना हुआ है और इसी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी अपडेट करते हैं ताकि एक अलर्ट मोड में बना रहे और चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को हम अगले वीडियोज में भी देंगे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद एंड थैंक यू। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।